गांव के अंतिम छोर पर एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी छांव में वर्षों पुराना एक तालाब फैला था। तालाब का पानी कभी चमकता तो कभी शांत रहता, जैसे उस पर गांव के लोगों की कहानियां तैरती हों। उसी तालाब के किनारे एक कच्चा पक्का घर था, मिट्टी से लिपा हुआ। बरामदे में चारपाइयां बिछी हुई और आंगन में तुलसी का पौधा झूमता। यही था रामस्वरूप जी का घर। रामस्वरूप जी गांव के पुराने मास्टर थे। जीवन में सादगी और नियम को सबसे ऊपर मानते थे। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा राजीव और छोटा बेटा सुनील। दोनों की शादी हो चुकी थी। राजीव की पत्नी थी सीमा, शहर की पढ़ी लिखी, तेज तर्रार, हर बात को तर्क के तराजू पर तौलने वाली। सुनील की पत्नी थी कविता, गांव की सीधी सादी, भावनाओं से भरी हुई, हर किसी से मधुर बोलचाल और सेवा भाव वाली। शादी के शुरुआती दिनों में घर में खूब रौनक थी। दोनों बहुएं अपने अपने तरीके से घर को सजाती संवारती। लेकिन धीरे धीरे स्वभाव में भिन्नता सामने आने लगी। सीमा चाहती थी कि घर में आधुनिकता आए। वह कहती, पिताजी को रिटायर हुए 10 साल हो गए, अब सुनील को शहर ले चलना चाहिए, वहां जॉब के अवसर हैं। जबकि कविता का मानना था, गांव में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, माँ बाबा को छोड़कर जाना ठीक नहीं। सीमा का स्वभाव तेज था, वह काम करती, लेकिन यदि कोई काम छोटा लगे तो मुंह बनाती। दूसरी ओर कविता कम बोलती, लेकिन हर काम को पूरे मन से करती। आसपास की महिलाएं भी कहने लगीं, सीमा बहु पढ़ी लिखी जरूर है, पर कविता जैसी सेवा कहाँ। रोज सुबह उठकर वहीं बैठते, मछलियों को आटा डालते और आसपास के बच्चों को नैतिक शिक्षा देते। कविता अक्सर उनके पास बैठ जाती, उनके पैर दबाती और गांव के किस्से सुनती। एक दिन रामस्वरूप जी ने कविता से कहा, बेटी, तालाब जैसा जीवन बनाओ, कभी कभी कोई पत्थर फेंके तो भी शांति न छोड़ो। कविता मुस्कुराई, बाबा, मैं तो चाहती हूं कि ये घर हमेशा तालाब की तरह शांत रहे। समय बीता। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि सरकार तालाब के पास वाली जमीन अधिग्रहण कर रही है और उसके बदले भारी मुआवजा देगी। सीमा ने सबसे पहले सवाल उठाया, ये जमीन किसके नाम है? हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। राजीव ने भी सीमा का साथ दिया। सुनील चुप था, पर कविता दुखी थी। रामस्वरूप जी ने सबको बुलाया और कहा, बेटा, ये जमीन मेरी है, पर इसका उपयोग पूरे परिवार के लिए था। मैं चाहता था कि इसे गांव के विकास के लिए दान कर दूं। सीमा भड़क गई, आप अपने जीते जी सब दान कर देंगे, फिर हमारे बच्चों का क्या? कविता ने कुछ नहीं कहा, बस बोली, बाबा जैसा चाहें वही ठीक है। राजीव और सीमा ने अपनी अलग रसोई कर ली। घर दो हिस्सों में बंट गया, एक छत के नीचे, लेकिन दो मनों में खाई बन गई। रामस्वरूप जी बीमार पड़ गए। सीमा 1-2 दिन देखभाल करती, पर फिर झुंझलाकर कहती, कविता को कहिए, उसके पास तो समय ही समय है। कविता ने बिना कहे सेवा शुरू कर दी। दवा देना, कपड़े बदलना, खाना बनाना, सब कुछ। रामस्वरूप जी के आंखों से आंसू बहते। वे एक दिन बोले, बेटी, तू तो मेरे जीवन की आखिरी शांति है। एक रात तबीयत बिगड़ी। कविता ने अकेले रिक्शा बुलवाया, डॉक्टर को लाया और पूरी रात सेवा की। रामस्वरूप जी बचे, पर कमजोर हो गए। कुछ महीनों बाद जब मुआवजा आया, तो सरकार की ओर से जमीन के सारे मालिकाना दस्तावेज मांगे गए। रामस्वरूप जी ने एक फाइल दी, जिसमें लिखा था, यह भूमि गांव के पुस्तकालय और बच्चों के खेल मैदान के लिए दान की जाती है। सीमा आग बबूला हो गई। यह अन्याय है। हमने घर छोड़ा, रसोई अलग की, और बदले में मिला क्या? राजीव भी नाराज होकर शहर लौट गया। सीमा ने जाते जाते कविता से कहा, देख लेना, एक दिन तुम पछताओगी। तुम्हारा त्याग किसी काम नहीं आएगा। समय बीतता गया। कविता ने पिता की सेवा की, खेती भी शुरू की और गांव की महिलाओं को सिलाई सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उस तालाब के किनारे बच्चों का पुस्तकालय बना, पास ही खेल का मैदान। गांव में कविता की सराहना होने लगी।
एक दिन जिलाधिकारी आए और रामस्वरूप जी को सम्मानित किया। रामस्वरूप जी ने हाथ जोड़कर कहा, इस सम्मान की असली अधिकारी मेरी बहू कविता है। गांव की महिलाओं ने तालियां बजाईं। कई सालों बाद राजीव और सीमा गांव आए। शहर में काम ठीक नहीं चला। सीमा बदली बदली सी थी, थकी हुई, झुकी हुई। कविता ने उनका स्वागत किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। रामस्वरूप जी अब बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तालाब की शांति लौट आई है। सीमा ने कविता के गले लगकर रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। तुमने जो किया वही सच्ची बहू और बेटी करती है। तालाब के किनारे अब रोज बच्चों की हंसी गूंजती। पुस्तकालय में कविता पढ़ाती, सीमा सिलाई सिखाती और रामस्वरूप जी मुस्कुराते हुए तुलसी में पानी देते। एक घर, एक आंगन और एक तालाब अब फिर से एक हो गए थे। सीख, शिक्षा और तेजी जरूरी है, लेकिन सेवा और सहनशीलता से ही घर बनते हैं। घर को जोड़ने के लिए कभी कभी खुद को मिटाना पड़ता है। तालाब की तरह शांत रहना, यही असली ताकत है।